नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में बदलाव के साथ यूनिट 10 में विभिन्न प्रकार के आयोगों को शामिल किया गया है। हम आपके लिए इन आयोगों की सीरीज को प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें इन आयोगों को विस्तार से कवर किया जाएगा। आज का लेक्चर भारत निर्वाचन आयोग पर बेस्ड होगा, जिसमें हम आयोग की स्थापना, संरचना, कार्य आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं भारत निर्वाचन आयोग की ओर। निर्वाचन आयोग जो है दो प्रकार से स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग। यदि बात की जाए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की, तो भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लेखित हैं। यह एक स्थायी, स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, जिसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। अब इसकी स्थापना आखिर क्यों की गई थी? तो भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। इस आयोग का मुख्य कार्य लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों पर चुनाव कार्य करवाना है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, राज्यों में होने वाले पंचायतों में नगर पालिका चुनाव से राष्ट्रीय चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 के से 243 ZA में मिलता है। अब यहाँ बात करते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्तमान में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयोग के अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इन दोनों की ही नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब यदि हम निर्वाचन आयोग के इतिहास पर नज़र डालें तो हम पाएंगे 1950 से 1989 तक आयोग ने एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम किया है। वही 1975 में एक तारकुंड समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष BM तारकुंड थे। इन्होंने सिफारिश की कि आयोग बहुसदस्यीय होना चाहिए। इस प्रकार से 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के उद्देश्य से आयोग में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। इस प्रकार से आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में काम करने लगा, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त अब हो गए हैं। इसके ठीक पश्चात 1 जनवरी 1990 में उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया। इस आदेश के द्वारा 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ से फिर एक गोस्वामी समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष दिनेश गोस्वामी जी थे। इन्होंने सिफारिश की कि नहीं, आयोग एक बार फिर से बहुसदस्यीय होना चाहिए। तो इस सिफारिश के पश्चात 1 अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को पुनः नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में काम कर रहा है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। इसे यदि हम फिर से देख लें एक बार, तो देखिए 1950 से 1989 तक आयोग एक सदस्यीय निकाय था। इसके पश्चात जो 1975 में एक तारकुंड समिति गठित की गई थी, उसकी सिफारिश से 16 अक्टूबर 1989 में आयोग बहुसदस्यीय बन गया। फिर इसके बाद 1 जनवरी 1990 को आयोग फिर से एक सदस्यीय निकाय बन के रह गया। फिर गोस्वामी समिति की सिफारिशों के पश्चात आयोग 1 अक्टूबर 1993 से लेकर वर्तमान तक आयोग बहुसदस्यीय निकाय के रूप में काम कर रहा है। इस प्रकार से वर्तमान में जो व्यवस्था प्रचलित है, उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अब यदि बात की जाए प्रादेशिक आयुक्त की, तो प्रादेशिक आयुक्त को इंग्लिश में बोलते हैं रीजनल कमिश्नर। चूँकि निर्वाचन आयोग पूरे भारत के लिए चुनाव संपन्न करवाता है, अब एक मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्त, ये तीनों मिलकर पूरे भारत के लिए चुनाव तो नहीं करवा सकते। तो इनकी हेल्प के लिए इसके अलग अलग रीजनल कमिश्नर बनाए जाते हैं, अर्थात प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं समय समय पर। उन प्रादेशिक आयुक्तों के नीचे अन्य आयुक्त नियुक्त होते हैं और वही जिले के अंदर जिला न्यायाधीश अर्थात जिला कलेक्टर होता है, जो जिले का निर्वाचन अधिकारी होता है।
अच्छा, ये जो प्रादेशिक आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त होते हैं, इनकी सेवा शर्तें व कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर ही की जाती है, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझता है। अब यदि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है इसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष और वही अन्य निर्वाचन आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। इनके वेतन भत्ते भी लगभग इन्हीं के समान होते हैं। अब यदि बात करें योग्यता की, तो संविधान में निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता का उल्लेख स्पष्टता कहीं नहीं दिया गया है, परंतु ऐसा माना जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वह सामान्यतः IAS रैंक का अधिकारी होता है। अब बात करते हैं कार्यकाल की, तो संविधान में कहीं भी स्पष्टता मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य आयुक्तों के कार्यकाल का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति को दिया गया है, जो राष्ट्रपति आवश्यक समझे। तो राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक दिया गया है, जो यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त का है। वही अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष तक इस पद पर रह सकते हैं। अब बात की जाए इनको पदच्युत करने की विधि का, अर्थात इन्हें इनके पद से हटाने की विधि क्या है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के समान ही दर्जा दिया गया है। तो इन्हें जो हटाने की विधि है वह विधि ठीक वही होगी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अब यहाँ बताना चाहूँगा कि जो भारत में निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, बल्कि इन्हें मंत्रिमंडल द्वारा चुना जाता है और मंत्रिमंडल इनके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं, फिर राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। तो इस प्रकार से जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण नहीं करते हैं। जबकि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त होते हैं, इनको हटाने का जो विधि है वह मुख्य निर्वाचन आयोग सिफारिश करता है राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति यदि अपने विवेक से चाहे कि हाँ इनको हटाना है तो वो हटा देगा, अन्यथा नहीं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2009 में मुख्य चुनाव आयुक्त N गोपाल स्वामी ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की सिफारिश भेजी थी, जो जल्द ही मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले थे। इस पर राष्ट्रपति ने कहा कि इस तरह की सिफारिशें राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं हैं, अंततः इसे खारिज कर दिया गया। तो स्पष्ट हो गया आपको कि जो है ये जो प्रादेशिक आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त वगैरह हैं, इनको हटाने की जो प्रोसेस है तो मुख्य निर्वाचन आयोग जो है वो सिफारिश करता है राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति है, वो चाहे तो हटा सकता है अथवा नहीं हटा सकता है। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों की। तो इसमें पहला कार्य है निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली तैयार करता है, योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करता है, मतलब कौन व्यक्ति मत डालने लायक है अथवा नहीं है, 18 वर्ष का हो गया है नहीं, तो यह निर्धारित करता है कौन, निर्वाचन आयोग, और वह इन योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करता है। दूसरा है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन करना, चुनाव तिथियों का निर्धारण करना व नामांकन पत्रों की जांच करना। अगला है राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह आवंटित करने तथा विवाद निपटाने हेतु न्यायालय की तरह कार्य करना। अगला है राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता तैयार करना, चुनाव प्रक्रिया में सुधार व प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सलाह देना, संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देना, विधानमंडल सदस्यों की योग्यता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये निर्वाचन आयोग जो होगा वह राष्ट्रपति को सलाह देता है कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष पश्चात निर्वाचन कराए जाएं अथवा नहीं कराए जाएं। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगाया है किसी राज्य में, तो 1 वर्ष बाद क्या स्थिति बन रही है वहाँ पे, क्या वहाँ पे निर्वाचन कराए जा सकते हैं या नहीं, तो इसकी रिपोर्ट कौन करता है,
निर्वाचन आयोग करता है। किसको? राष्ट्रपति को। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसमें पहला है, संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। इसको निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। तो जी हाँ, मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो निर्वाचन आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा या अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे तो इनके कार्यकाल का संविधान में कहीं भी स्पष्टता उल्लेख नहीं किया गया है। इनके कार्यकाल के निर्धारण की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है और राष्ट्रपति द्वारा इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। अगला है, संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है। अर्थात जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनके एक बार सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात ये पुनः नियुक्ति पा सकते हैं या सरकारी सेवाओं में जा सकते हैं। तो इसका संविधान में कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से संविधान में ना तो योग्यता का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, ना ही इनके कार्यकाल का उल्लेख मिलता है, ना ही ये बताया जाता है कि यह पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे अथवा नहीं होंगे। अब ये पॉइंट तो आप लोग सभी जानते होंगे कि निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। वही प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी थी। अब यदि बात की जाए वर्तमान निर्वाचन आयोग की, तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री सुनील अरोड़ा। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये हैं सुनील अरोड़ा जी, जो कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। वही अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों में पहले हैं श्री सुशील चंद्रा और दूसरे हैं श्री राजीव कुमार। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये हैं सुशील चंद्रा और ये हैं श्री राजीव कुमार, जो कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त हैं। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि जो अनुच्छेद 324 से 329 है, इनमें किस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं। तो आपको बता दूं, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार से है। तो इसका पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 324। इस अनुच्छेद में देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग नामक संस्था का उल्लेख किया गया है। यह संस्था लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन करेगी। वही बात की जाए अनुच्छेद 325 की, तो यह बताता है किसी व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं किया जा सकता है और उसके द्वारा इनमें से किसी एक के आधार पर दावा नहीं किया जा सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति है और वह चुनाव प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है तो उसे धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 326 की। तो अनुच्छेद 326 कहता है, लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है तथा 18 वर्ष की आयु का है, निर्वाचन में मत देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 327 की। तो 327 कहता है, संसद को विधायी शक्ति प्रदान करता है, जिसके अनुसार वह संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधानमंडल के सदन या उसके प्रत्येक सदन के निर्वाचन से संबंधित सभी मामलों के बारे में कानून बना सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 328 की। यह कहता है, किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की विधानमंडल की शक्ति। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 329। तो इसमें उल्लेख है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, अर्थात परिसीमन आयोग के द्वारा लागू निर्णय को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं इन समितियों के बारे में। ये इसमें पहली समिति है ताराकुंड समिति। ताराकुंड समिति 1975 में बनाई गई थी, जो कि चुनाव सुधारों से संबंधित सिफारिशों के लिए बनाई गई थी। अगली समिति है दिनेश गोस्वामी समिति। इसको 1990 में बनाया गया। यह भी चुनाव सुधारों से संबंधित सिफारिशों के लिए बनाई गई थी। अगली है बोहरा समिति। इसका गठन 1993 में किया गया था। यह समिति अपराध और राजनीति के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए बनाई गई थी।
अगली समिति है इंद्रजीत गुप्ता समिति। इसको 1998 में बनाया गया। यह सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर गठित समिति है, अर्थात सरकार द्वारा किस प्रकार से चुनाव में खर्चा किया जा रहा है उसके हेतु इसको गठित किया गया था। अगली है तनख्वाह समिति, इसे कोर समिति भी बोलते हैं, जिसका गठन 2010 में किया गया था। चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच के लिए इस समिति को बनाया गया था। तो ये है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की लिस्ट, जिसमें प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने निर्वाचन आयोग को ख़त्म कर लिया है। 1 या 2 दिन में हम निर्वाचन आयोग से संबंधित एक MCQ वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप निर्वाचन आयोग से संबंधित सभी फैक्ट्स को जान पाएंगे। तो दोस्तों, हम बहुत जल्द ही यूनिट 10 के अगले आयोग के साथ उपस्थित होंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हम आगे भी ऐसे नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।